चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर्स की श्रृंखला में हम लोग तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। इन 3 लेक्चर्स के अंदर जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये शुरुआती 3 लेक्चर्स जो हैं वो कुछ कोर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो ये तीसरा लेक्चर भी कुछ इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस होने वाला है। तीसरे लेक्चर में जाने से पहले, इसको शुरू करने से पहले हम लोग छोटा सा एक क्विक रिवीजन रहते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था, है ना। जैसे लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिस पे हमने फोकस किया था, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देखे थे, जिसमें हमने लेजिस्लेचर को देखा था, है ना। लेजिस्लेचर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर देखे थे, जिसे हमने देखा था यूनिकेमरल, यानी कि ऐसे लेजिस्लेचर जहाँ पर एक ही हाउस होता है, एक ही चेम्बर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिकेमरल। इसी तरीके से हमने देखा था सेकंड टाइप ऑफ लेजिस्लेचर जो होता है उसको हम बोलते हैं बाईकेमरल, यानी कि जहाँ पर विधायिका 2 सदनीय होती है, जहाँ पर 2 सदन होते हैं और ये दोनों सदन मिलकर के कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर हम लोगों ने देखे थे फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, फंक्शन क्या क्या काम करता है लेजिस्लेचर। इसी तरीके से हमने एग्जीक्यूटिव को देखा था, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की चर्चा की थी। कार्यपालिका के हम लोगों ने प्रकार देखे थे, हमने देखा था, है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया था। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस, उनके फीचर्स, सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। एक क्लास हम लोगों ने उनके कामों को देखा था। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज जुडिशरी। जुडिशरी में हमने डिस्कस किया था, है ना। जुडिशरी को हम लोग देखे थे। जुडिशरी का इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? जुडिशरी का इम्पोर्टेंट काम होता है टू सेटल द डिस्प्यूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ये छोटा सा क्विक रिव्यू हम लोगों ने लिया है। हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किन किन इश्यूज़ को कवर किया था। तो चलिए इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है आज कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। एवरी स्टेट नीड्स अ सिस्टम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि हमने जैसा कि देखा था एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, स्टेट। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पर नेशन या कंट्री वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं स्टेट, इसके ऊपर जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, पहला लेक्चर हम लोग पूरा इसी के ऊपर फोकस किए थे और इसी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो एवरी स्टेट, हर राज्य को जो है क्या होता है, सही तरीके से काम करने के लिए, सुचारू तरीके से काम करने के लिए एक व्यवस्था की, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी सही तरीके से काम करे उसके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने जरूरी होते हैं। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो सभी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होते हैं, उन सभी को जो है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, थोड़ा और अगर हम लोग जाकर के इनफॉर्मल होकर के देखें तो हर फैमिली के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो हर फैमिली मेंबर को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट जो है वो तो क्या हमने देखा था, इट इज़ अ ह्यूमन एसोसिएशन। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब मिल करके जो है वो स्टेट को फॉर्म करते हैं। तो इन दैट केस इतने बड़े सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, कोई ना कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, कोई भी कुछ भी करने लगेगा। इस तरीके से तो जो है पूरे सिस्टम को चलाना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि एवरी स्टेट नीड्स अ सिस्टम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना। गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज बेस्ड ऑन दिस सिस्टम। हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो इसी सिस्टम के ऊपर फोकस्ड होती है और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम करती है, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी सारी फंक्शनिंग होती है। उसको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपने सारे कामों को करना होता है। In technical terms of political science, this system is called constitution. ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान की जो तकनीकी शब्दावली है, उस तकनीकी शब्दावली के अंतर्गत इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, जिसके ऊपर कोई सरकार आधारित होती है और जिसके ऊपर वो काम करती है, हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। स्पेसिफिकली वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है ये क्या है, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है ना। ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है काय के लिए,
रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स। ठीक है, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स यानी कि किसी को नियमित करने के लिए, किसी को आदेश देने के लिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। We can say, in short we can say the constitution is a fundamental law of a state, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी देश का एक आधारभूत कानून होता है। आधारभूत का मतलब क्या, सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी व्यवस्थाएं उसी के ऊपर आधारित होती हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग जो है वो है ना इसी कॉन्स्टिट्यूशन या इसी लैंड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है। इसके पास क्या होती है, विथ अ ग्रेटर अथॉरिटी एंड सैंक्टिटी, यानी कि इसके पास क्या होती है, इसके पास एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल उसके द्वारा बनाए हुए जो लॉज हैं उनको डिफाई नहीं कर सकता, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को काम करना होता है। ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, हमने पीछे जैसे डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था कि लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करता है, जुडिशरी किस तरीके से काम करता है। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हर इंस्टीट्यूशन उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सारे के सारे वहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे तो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, अलग अलग जो है विशेषज्ञ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, बट हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन के ऊपर अपने आप को फोकस रखते हैं। ठीक है, इन इजी वर्ड्स के ऊपर फोकस रखते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कस्टम्स मेड फॉर कन्वीनियंट फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट। यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम लोग देखें तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक ऐसे बंच के रूप में, एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें ऐसे नियम, कानून और परंपराएं दी हुई होती हैं जिसके आधार पर किसी भी देश की पूरी व्यवस्था काम करती है। ठीक है, जिसके आधार पर पूरे के पूरे देश के सिस्टम को, किसी भी स्टेट के फंक्शन को जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करने का काम करना होता है। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से क्या हो गया, इट इज, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ स्टेट। यानी कि ये क्या हो गया, बेसिक लॉ हो गया। इसको ध्यान में रख करके ही सारे काम किए जाने हैं। ठीक है, जो कुछ इसमें परमिटेड है वो किया जा सकता है, एंड वट एवर इज नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनी बाय एनी इंस्टीट्यूशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन। ये एक इजी सिंपल डेफिनेशन है जिसको लेकर के हम लोग चलें। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जनरली अपन लोग देखते हैं हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर स्टेट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेम करने या बनाने का काम करता है। लेकिन फिर भी अगर इन ऑल हम लोग देखें तो कुछ जनरल जो फंक्शंस हो सकते हैं, जो कॉमन फंक्शंस हो सकते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं, उनका डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंतर्गत अपन लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि पीछे अपन लोगों ने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और फिर जुडिशरी है। तो किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट जो होगा उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस उस गवर्नमेंट में इंक्लूडेड होंगे, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में तीनों ही चीज़ें, ठीक है, लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव है और इसके साथ ही साथ जुडिशरी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो ये बताता है कि किसी भी स्टेट की सरकार जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनेगी और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप अपन जो देखते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स अथॉरिटी अमंग इट्स ऑर्गन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स अथॉरिटी अमंग इट्स ऑर्गन्स, यानी कि जो सरकार के विभिन्न अंग है, जिसे पीछे भी हम लोगों ने देखा कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की जो काम करने की शक्ति है,
उसको, उस शक्ति को इन अलग अलग संस्थाओं के बीच में किस तरीके से डिवाइड करना है, इन अलग अलग संस्थाओं के बीच में उनको कैसे बांटना है, किसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये किसने डिसाइड किया है? ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है। इसी तरीके से हमने देखा एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में भी हम लोग देखे थे कि दो एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अलग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव अलग होता है। तो हमने देखा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मेशन करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का जो है वो सुपरविजन करना। तो ये किसने डिसाइड किया? ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि जो इंडिया का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा? इंडिया का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाने का काम करेगा, नीति बनाने का काम करेगा, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक कार्यपालिका है उसका निरीक्षण करने का, उसका सुपरविजन करने का काम करेगा, ठीक है। तीसरा हमने देखा जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करेगा, यानी कि विवादों का निराकरण करेगा। विवाद जो है वो हमने देखा था, है ना, स्टेट और सिटीजन के बीच हो सकते हैं, सिटीजन सिटीजन के बीच हो सकते हैं, या फिर स्टेट्स के बीच में हो सकते हैं, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, बट उस डिस्प्यूट को अल्टीमेटली एड्रेस करने का काम जो है वो कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। तो ये किसने डिसाइड किया? ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया। यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या होता है? जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी शक्तियां इनके पास होंगी, किन शक्तियों का उपयोग ये कर सकते हैं, ये निर्धारित करने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का होता है। तो पहला काम क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा काम क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स अथॉरिटी अमंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा अपन लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ दिस अथॉरिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ दिस अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी तो दे दी, ठीक है, लेकिन इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें की जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं की जानी चाहिए, ये सब भी निर्धारित करने का काम कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा, संविधान करेगा। यानी कि केवल अथॉरिटी दे देने से जो है वो सारी बात खत्म नहीं हो जाएगी। अथॉरिटी देने के साथ ही साथ अथॉरिटी को यूज करने की टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो है क्या करनी पड़ेंगे? डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं होगी तो इन दैट केस क्या हो सकता है ना, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने अपने एरिया से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनको नहीं करना है ना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट इनका जो फंक्शन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ दिस अथॉरिटी, ठीक है। यानी कि इस शक्ति के प्रयोग के संबंध में उन सामान्य नियमों को, उन सामान्य जो है ना शर्तों को निर्धारित करना, जिनके आधार पर ये अलग अलग संगठन या अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसको हम लोगों ने देखा। फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी सरकार जो है वो किन किन संस्थाओं से, किन किन इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बनेगी, कौन कौन इस गवर्नमेंट में इंक्लूडेड होगा। ये पहला काम होता है जो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे हमने देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से मिलकर के जो है वो कोई गवर्नमेंट बनती है। तो ये कहाँ पर दिया होता है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास हमने देखा था स्टेट जो है वो इंटेंजिबल होता है, ठीक है, उसको फंक्शनल बनाने हैं, उसको प्रैक्टिकल बनाने का काम गवर्नमेंट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, ठीक है ना। लेकिन इस अथॉरिटी को किस तरीके से यूज किया जाए या इस अथॉरिटी को कौन कौन यूज करेगा, ठीक है, ये तय करने का काम भी जो है वो कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है कि गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन, गवर्नमेंट का कौन सा इंस्टीट्यूशन किस अथॉरिटी को यूज करेगा। तो ये होता है इनका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन। तीसरा हमने देखा कि इस अथॉरिटी को यूज करने के सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, यानी कि किन शर्तों के अंदर रहते हुए उसको है ना इन सभी शक्तियों का उपयोग करना है। तो देयर आर 3 कॉमन फंक्शंस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो वो कम से कम 3 इन महत्वपूर्ण कामों को जरूर करता है। इसके अलावा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट स्पेसिफिक है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पर्टिकुलर स्टेट जो है वो कुछ अलग काम भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अपन लोग देखेंगे डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम लोग जो है वो डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि
किन किन आयामों को जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के चलता है, अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होते हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में जब डिस्कस किया था, स्टेट को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि स्टेट इज अ ह्यूमन एसोसिएशन, यानी कि स्टेट में स्टेट की सभी एक्टिविटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो क्या होता है, सिटीजन होता है, ठीक है ना, सिटीजन होता है। तो इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो होगा वो कौन होगा, सिटीजन होगा। सिटीजन को देखते हुए या सिटीजन को फोकस में रखते हुए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पूरी की पूरी प्रोविजंस को, पूरे के पूरे अरेंजमेंट्स को डिसाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बंच ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बंच ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि संविधान जो होता है वो मानवीय संबंधों का समूह होता है, ठीक है। मानवीय संबंधों को किस प्रकार से निर्धारित करना है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखा जाता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तय किया जाता है, ठीक है। तो जो मानवीय संबंध होते हैं, हमने क्या देखा, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस। तो ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्स होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन रिलेशंस को अपने आप में समझना, उनको स्पेसिफाइड करना, ठीक है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट काम होता है। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिलेशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और काफ़ी जटिल भी होते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर अपन लोग देखें तो ये रिलेशंस जो होते हैं, ये जो डायमेंशंस होते हैं वो हम लोगों को कितने टाइप के, 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन जो होता है, पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं कि सिटीजन सिटीजन का, यानी कि सिटीजन सिटीजन के बीच के रिलेशंस किस तरीके से होंगे, ठीक है। सिटीजन सिटीजन के बीच रिलेशन किस तरीके के होंगे, इस पर्टिकुलर चीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस करने का काम करता है। यानी कि देखिए, अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों को कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, हम लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं जो है वो भारतीय संविधान ने प्रदान की है। इन स्वतंत्रताओं का, इन अधिकारों का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ संविधान ये भी बताता है कि इस अधिकार का उपयोग हमको किस तरीके से करना है। यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग लें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको मिला हुआ है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरीके से यूज करूं कि मैं आपको एब्यूज करूं, आपके बारे में अनर्गल बातें करूं, ठीक है, आपके बारे में ऐसी बातें करूं जिसको लेकर के मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ह्यूमन ह्यूमन के, सिटीजन सिटीजन के रिलेशंस को भी डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि एक सिटीजन के पास जो लिबर्टीज हैं, उसके पास जो राइट्स हैं, उसको किस तरीके से यूज करना है कि दूसरे सिटीजन की जो फ्रीडम्स हैं, उसके जो लिबर्टीज हैं, उनका वायलेशन नहीं हो। तो पहले डायमेंशन जिसको एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो क्या करता है, सिटीजन एंड सिटीजन के रिलेशंस। दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो क्या होता है, सिटीजन एंड स्टेट, ठीक है। सिटीजन एंड स्टेट के जो रिलेशन है इसको भी डिफाइन करता है, ठीक है। यानी कि स्टेट और सिटीजन्स के रिलेशंस किस तरीके से होंगे, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को अथॉरिटी देता है, हमने देखा स्टेट का जो इंपॉर्टेंट आर्गन है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट हम लोगों ने देखे आर्गन्स हैं, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको जो अथॉरिटी दी वो कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भाई स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकते हैं, सिटीजन को रेगुलेट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई हम सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ लिबर्टीज दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए स्टेट या स्टेट के ऑर्गन्स जो हैं वो ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते हैं जिससे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो या वायलेशन ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो सिटीजन जो है वो, है ना, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो फ्री है, वो जा सकता है जुडिशरी के पास और जुडिशरी के पास जा करके, है ना, बनाए हुए ऐसे किसी भी लॉ को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। तो सेकंड डायमेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है या सेकंड रिलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है वो सिटीजन और स्टेट के बीच के रिलेशंस होते हैं। यानी कि यहाँ पर उन्होंने स्टेट की अथॉरिटी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड कर दिया। इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ सिटीजन की जो अथॉरिटी है, यानी सॉरी सिटीजन की जो राइट्स हैं, ठीक है, लिबर्टीज हैं, उसको बताया, साथ ही साथ उनकी ड्यूटीज क्या होंगी वो भी बताया। जैसे अपन लोग आगे जाकर के देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को फ्रीडम दी है, सिटीजन्स को राइट्स दिए हैं, तो वहीं कुछ ना कुछ उन्होंने जो है सिटीजन्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, कुछ ड्यूटीज भी दी हैं। तो इस तरीके से स्टेट और सिटीजन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों के
राइट्स और अथॉरिटी को डिसाइड करने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलता है म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, इनके म्यूचुअल रिलेशंस भी किस तरीके से होंगे। ठीक है, ये रिलेशंस भी किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायमेंशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन कवर करके चलता है। ये स्पेसिफाइड कर देता है कि किस इंस्टीट्यूशन के पास कौन सी अथॉरिटी है और किस लिमिट में रहते हुए उसको इस अथॉरिटी को यूज करना है, ताकि हर कोई अपना काम करे और दूसरे के एरिया में किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करें। तो इन दैट केस जो है पूरी तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से बिल्कुल फंक्शनिंग कन्वीनियंट होगी, इंस्टीट्यूशंस के बीच में किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होगा, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मनी होगा, इफ एवरीथिंग इज है ना क्लियर, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड। चलिए, तो दीज आर द 3 डायमेंशन। इन डायमेंशन में हमने देखा कि फर्स्ट डायमेंशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन रिलेशंस होता है, यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करता है कि दो सिटीजन्स के बीच में रिलेशंस किस तरीके के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने डायमेंशन देखा सिटीजन और स्टेट, यानी कि सिटीजन और स्टेट के बीच के रिलेशंस को भी यहाँ पर डिफाइन करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, स्टेट की अथॉरिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है, इसी तरीके से सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टीज और सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो है डिस्क्राइब करने का काम इस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एट लास्ट हमने देखा कि जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनके भी रिलेशंस को ये डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, उनकी लिमिट को, उनके अथॉरिटीज को डिसाइड करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 डायमेंशंस हमको देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अलग अलग संविधान बनाए जाते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाते हैं, उनको अगर हम लोगों को क्लासिफाई करना है या उनका वर्गीकरण हमको करना है, तो किस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को अलग अलग आधारों पर, अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। ठीक है, यानी कि संविधानों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए, जब भी क्लासिफिकेशन की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ ग्राउंड्स चाहिए होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट या अलग चीज़ों को एक दूसरे से, है ना, अलग करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं वो दिए हुए हैं कि इन जनरल जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो किन बेसिस के ऊपर, किन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो मेनली हम लोगों को 3 ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका ओरिजिन कैसा है, इसकी बेसिस पे भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करते हैं। इनको एक एक करके डिटेल में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो देखने वाले हैं, कवर करेंगे। ठीक है, ओरिजिन की बेसिस पे भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं। दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अभी आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ये समझ लें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है, और क्लासिफिकेशन के ग्राउंड्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का ग्राउंड है वो क्या है, ओरिजिन या उत्पत्ति, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इस आधार पर हम सबसे पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन का वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन का ग्राउंड जो हमको देखने को मिलता है, जो दूसरा ग्राउंड है, चेंजेबिलिटी। ठीक है, चेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशीलता, यानी कि परिवर्तन करने की क्षमता। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन लोग देखेंगे कि भाई चेंजेबिलिटी या परिवर्तनता के आधार पर भी जो है वो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी संविधान में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कितनी क्षमता विद्यमान है, यानी कि बदलते हुए समय, बदलती हुई परिस्थितियों, बदलती हुई नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार कोई संविधान अपने आप को कितनी आसानी से बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, इस आधार पर अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन या संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो एक आधार क्या हो गया, उत्पत्ति हो गया या ओरिजिन हो गया। दूसरा आधार क्या हो गया, चेंजेबिलिटी, यानी कि परिवर्तनशीलता, कितनी आसानी से कोई संविधान अपने को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, तीसरा ग्राउंड अगर हम लोग देखें, तीसरा आधार अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी।
यानी कि किस तरीके से संविधान जो है वो है ना यूनियन और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो अथॉरिटी है उसको, पावर जो है उसको किस तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, इस आधार पर भी संविधानों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इन ऑल अपन लोग देख सकते हैं कि इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी हम नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं, एक एक करके सारे चीज़ों को हम लोग कवर उसमें करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि संघ और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का वितरण किस प्रकार से किया गया है, इस आधार पर भी संविधानों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस आधार पर भी हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो 2 टाइप के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके, है ना। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संविधानों को किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, या उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस, या जिनको हम लोग कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि जिनको हम लोग हिंदी में अगर देखें तो इनको हम क्या कह सकते हैं, निर्मित संविधान। और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि संहिताबद्ध संविधान। ठीक है, यानी कि पहला प्रकार क्या हुआ, इनेक्टेड और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस। इनके डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं, आगे डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे, इनके कोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनेक्टेड और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि पहला प्रकार हुआ निर्मित और संहिताबद्ध संविधान। ठीक है, दूसरे संविधान जो होते हैं इवॉल्व्ड और नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इवॉल्व्ड यानी कि जिनका उद्विकास हुआ है एक लंबी प्रक्रिया के दौरान, जो है वो धीरे धीरे करके क्या हुए हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते गए हैं। ठीक है, या जिनको नॉन कोडिफाइड यानी कि असंहिताबद्ध संविधान। तो पहले क्लासिफिकेशन जो है ओरिजिन के ग्राउंड पे हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं। अब इनके थोड़े से एक्सप्लेनेशंस की तरफ हम लोग जाते हैं कि किन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, ठीक है, किन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्हीं को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि इनेक्टेड और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, इनेक्टेड या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट दोज कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच आर मेड बाय अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि ऐसे संविधान जो एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट संविधान सभा के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर बना करके तैयार किए जाते हैं, ऐसे संविधानों को हम लोग क्या कहते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन या निर्मित संविधान। ठीक है, ऐसे संविधानों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इतना बेसिक हम लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम पीरियड में बन करके तैयार हुआ है, तो हम लोग झट से जवाब देते हैं, है ना, 2 years 11 month एंड 18 days में बन करके जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। यानी कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके तैयार किया गया था। और इसको बनाया किसने था, ये भी हम जानते हैं, एक संविधान सभा थी। इस संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने मिलकर के जो है ना, सिस्टम किस तरीके से चलेगा, ये सब काम, है ना, कैसे करेगा, ये डिसाइड करने का काम किया था। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे संविधान जो एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में बनाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस का, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वहां पर भी हमने देखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 13 स्टेट्स से इनिशियली, इन 13 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को तैयार किया था। वहां पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अभी हम डिस्कशन किए ही हैं। ठीक है, भारत में भी जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है, भारत की संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा ने जो है वो क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनाने का काम किया था। तो बेसिक और कोर चीज जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ ले कि दोज कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर मेड बाय अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आर कॉल्ड
इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि ऐसे संविधान जो एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा, उसके सदस्यों के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में बना करके तैयार किए जाते हैं, उनको इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें आगे अगर हम लोग देखें तो इन कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ और विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में अगर हम लोग देखें तो ऐसी विशेषता जो होती है वो क्या होती है, अडॉप्टेबल। ठीक है, अडॉप्टेबल यानी कि जो निर्मित संविधान होते हैं सॉरी, जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन, अपने आप को टाइम टू टाइम बदलना होता है, अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, एडजस्टेबल नहीं बनाएंगे, तो बाय द टाइम ये इररिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें एडॉप्टेबल बनाने के लिए अमेंडमेंट का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है वो डिसाइड किया जाता है, ताकि टाइम बीतने के साथ, समय बीतने के साथ इन फ्यूचर अगर कभी रिक्वायरमेंट लगती है तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन उसको क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एडॉप्टेबिलिटी जो है, एडॉप्टेबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस अगर हम लोग देखें तो जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जनरली इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करते हैं कि अपने सारे के सारे प्रोविजंस को रिटन फॉर्म में एक ही जगह पे, एक ही डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करके रखने का काम करते हैं। समझ रहे, सारे के सारे जो प्रोविजंस होते हैं, सारे के सारे प्रोविजंस को एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर रिटन फॉर्म में कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये एक ही जगह पे कलेक्ट होते हैं, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कलेक्ट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, कोडिफाइड क्यों कहा जाता है, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, समझ ले, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक डॉक्यूमेंट में रिटन फॉर्म में कलेक्टेड होते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस मिल जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कोडिफाइड, या हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, संहिताबद्ध। ठीक है, यानी कि ऐसे संविधान जो होते हैं, ये संविधान सारे के सारे प्रावधानों को लिखित रूप में एक ही दस्तावेज में इकट्ठा करके, एक जगह पे इकट्ठा करके रखने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संहिताबद्ध। जैसे आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में आप लोग लेक्चर बाय लेक्चर देख रहे हैं, जैसे हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं कि वेदों को क्या कहा जाता है, वैदिक संहिता। ठीक है, संहिता का मतलब ही क्या है, कलेक्शन। हमको पता है कि भाई वेद किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, इंडिविजुअल के द्वारा तो लिखे नहीं गए, अलग अलग मंत्रों की रचना जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा की गई। तो इस ह्यूज वैदिक लिटरेचर को एक जगह कलेक्ट करने का काम किया गया, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनको ला करके एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाने लगा, वैदिक संहिता। यानी कि संहिता का मतलब क्या हुआ, संविधान से संबंधित सारे प्रावधानों का एक ही जगह पर, एक ही दस्तावेज में लिखित रूप में उपलब्ध होना। ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसीलिए हमने देखा कि इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस वर्ड का भी यूज किया है। चलिए फ्रेंड, अगर हम लोग इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो इनेक्टेड और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान जो है वो निर्मित संविधान या संहिताबद्ध संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरा प्रकार जो हमको उत्पत्ति के आधार पर देखने को मिलता है, दूसरे प्रकार के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं, इवॉल्व्ड और नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इवॉल्व यानी कि एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन। देखिए, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या हुआ था कि कुछ लोग मिलकर के बैठे और उन लोगों ने बैठ करके आगे जो भी चीज़ें हो सकती थी, आगे जिस तरीके की परिस्थितियां बन सकती थी, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाते हुए उन परिस्थितियों को किस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, उसके लिए सारे के सारे प्रावधान एक ही जगह पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि उन्होंने सभी संभावित परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगा करके और उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करने का प्रयास किया। यहाँ पर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए, यहाँ पर न तो कोई संविधान सभा होती है और न ही कोई एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके भीतर किसी संविधान को बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे परिस्थितियां बनती हैं, जैसे जैसे आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, वैसे वैसे आवश्यकता के अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं।
यानी कि शुरुआत में किसी भी प्रकार का कोई जो है वो है ना व्यवस्था बनाने का या पहले से कोई व्यवस्था तय करने का प्रयास नहीं किया जाता। जैसे देखिएगा हमारे यहाँ पर संविधान में यह व्यवस्था दी है कि भाई राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रपति किसी कारण से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में उनकी जगह पे उनका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस स्थिति को पहले से जो है वो संविधान निर्माताओं ने इमेजिन किया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जब प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए काम करना पॉसिबल नहीं हो, वो अपना काम नहीं कर पाए, तब फिर ऐसी स्थिति में उनका काम कौन करेगा? तो ये क्या था? एक तरीके का अजम्पशन था, एक तरीके का पूर्वानुमान उन्होंने लगाया और उसके लिए प्रावधान संविधान में उन्होंने कर दिया। इसी चीज को उन्होंने और आगे बढ़ाया। मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन भी बन जाए कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तब फिर कौन काम करेगा? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए अरेंजमेंट देता है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है ना काम करेंगे। ठीक है, तो ये पहले से अनुमान लगा करके, पहले से जो परिस्थितियां बन सकती है उसके बारे में सोच विचार करके और पहले से उसके लिए क्या किया है, प्रोविजंस दिए हैं। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि भाई अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही काम करेगा। प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा ये उस समय तय किया जाएगा जब कोई परिस्थिति ऐसी सामने आएगी कि अब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो अब प्रेसिडेंट का काम कौन करे। यानी कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाएंगी, जैसे जैसे नई नई परिस्थितियां सामने आती जाएगी, वैसे वैसे जो है संविधान के प्रावधानों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, इवॉल्व। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होते हैं, एक लंबी अवधि के दौरान, एक लंबी समय सीमा के दौरान लगातार जो है वो क्या होते रहते हैं, इनका डेवलपमेंट, इनका विकास जो है वो होता रहता है। जैसे अपन लोग बात करते हैं, है ना, आप पढ़ते हैं एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि भाई आज जैसे अपन लोग देखें तो आज का जो ह्यूमन है, क्या डायरेक्ट वो इस कंडीशन में आ गया था? नहीं, है ना। पहले जैसा कि हम लोग देखते हैं कि स्थितियां अलग तरीके से, कई ऑर्गन्स ऐसे थे, ठीक है, जो आज की डेट में हमारे लिए रिलेवेंट है, जिनकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, लेकिन ऐसे ऑर्गन्स क्या पहले दिन ही गायब हो गए थे? नहीं हुए थे। इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक बहुत लंबा समय लगा, एक बहुत लंबे समय में हमारी पूंछ गायब हुई है। ठीक है, एक बहुत लंबे समय में जो है हमारे माइंड का डेवलपमेंट हुआ है और आज की कंडीशन में हम लोग आए हैं। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, लंबा होता है। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक लंबे टाइम पीरियड में इवॉल्व होते हैं, कंटिन्यूस इनका जो है वो एवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में, इस तरीके के संविधानों का निर्माण करने में कस्टम्स, ट्रेडिशंस और जुडिशियल डिसीजंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मिल करके बैठ गए थे और उन्होंने मिलकर के जो है ये डिसाइड किया था कि कैसे पूरे सिस्टम को चलाना है, किस तरीके से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कस्टम्स यानी कि प्रथाएं, ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं और जुडिशियल डिसीजंस यानी कि न्यायिक निर्णय जो हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, परंपरा का मतलब क्या होता है, परंपरा का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें जो हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रही हैं। ठीक है, जिनको कहीं पर भी लिख करके नहीं रखा गया है। ठीक है, जैसे अपन लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है, तो दीपावली को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, ये क्या है, परंपरा है। होली किस तरीके से सेलिब्रेट की जाएगी, परंपरा है। हमको पता है भाई होली के दिन तो हम पटाखे नहीं फोड़ते हैं और दीपावली के दिन तो हम एक दूसरे को रंग नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि परंपरा ऐसी नहीं है, जैसी परंपरा होती है वैसा हम काम करते हैं। यानी कि परंपरा किसको कहेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आ रही हैं, जिसके आधार पर पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उसी तरीके से चीज़ें जो है काम करती है। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल डिसीजंस, हमने पीछे भी देखा था, जुडिशरी भी कभी कभी क्या करता है लॉ बनाने का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड में किसी लॉ की ज़रूरत है, तब फिर जुडिशरी जो है वो क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग डिसीजन देगा और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, उनमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड जुडिशियल डिसीजन जो हैं उनके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो कि है ना पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उन्हीं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बेसिस के ऊपर क्या होता है, सारा का सारा सिस्टम चलता है। ठीक है ना, तो these are the evolved और नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कोडिफाइड किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनका एक लार्जर पार्ट या पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या होता है, वो अनरिटन होता है। ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि परंपराएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमें पता ही है,
उनको कहीं लिख करके रखने की स्पेसिफाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इतना ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, हम इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं कि घर के छोटे बच्चे को भी पता होता है कि होली वाले दिन उसको रंग खेलना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो गया है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम भी, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग भी है ना ट्रेडिशंस की बेसिस पे डिसाइड हुआ है, ठीक है। दे आर वेरी मच फेमिलियर, उनको जो है लिख करके कहीं पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और नॉन कोडिफाइड इसलिए क्योंकि रिटर्न नहीं है, ठीक है, इनका कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, ठीक है। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक जगह पर नहीं मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर होते हैं, अलग अलग सोर्स उसके होते हैं, जैसे हमने देखा है ना, कस्टम से, ट्रेडिशन से और जुडिशियल डिसीजन से। तो अलग अलग सोर्स होने के कारण, अलग अलग जो है उसके सोर्स होने के कारण हम उसको है ना एक जगह पर कलेक्ट करके रखना हमको पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनके सारे प्रोविजन रिटर्न फॉर्म में एक जगह कलेक्टेड नहीं होते हैं, एक जगह एक डॉक्यूमेंट में इकट्ठे करके नहीं रखे गए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला हम लोगों ने देखा, पहला ग्राउंड क्या है, ओरिजिन की बेसिस पे। ओरिजिन की बेसिस पे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस या निर्मित संविधान, दूसरा कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस या संहिताबद्ध संविधान। दूसरा हमने देखा इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व यानी कि जिनका उद्विकास हुआ है, ठीक है, जो लंबे समय के दौरान जो है वो वर्तमान स्थिति में पहुंचे, और नॉन कोडिफाइड यानी कि असंहिताबद्ध संविधान। चलिए फ्रेंड, दूसरे ग्राउंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा ग्राउंड जो है वो क्या है, चेंजेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा ग्राउंड चेंजेबिलिटी का है, यानी कि परिवर्तनशीलता, ठीक है। हमने जैसा पहले भी देखा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये क्या है, एक नया क्लासिफिकेशन है ना, ये एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को जो है लॉर्ड ब्राइस ने रखा है, ठीक है। लॉर्ड ब्राइस ने उनकी जो बुक है स्टडीज इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, इन हिज बुक स्टडीज इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये चेंजेबिलिटी वाला जो ग्राउंड है, चेंजेबिलिटी वाले ग्राउंड को लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक में रखा है, अपनी बुक में रखने का काम किया है। इस बेसिस पे, इस आधार पर भी अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीले संविधान और रिजिड यानी कि दृढ़ संविधान। काफ़ी कुछ अगर हम लोग देखें तो इन वर्ड से ही हम लोगों को समझ में आ जाता है। पहला हमने ग्राउंड देखा, क्या है, चेंजेबिलिटी यानी कि परिवर्तन करने की क्षमता, ठीक है, कितनी आसानी से वो परिवर्तित हो जाते हैं या इनमें परिवर्तन करना कितना आसानी से संभव होता है, ठीक है। आइए अब इनकी क्लासिफिकेशन को अपन लोग थोड़ा सा विस्तार में लेकर के चलते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी तरीके का अंतर नहीं करते हैं, ठीक है। इट मीन्स सच कॉन्स्टिट्यूशंस which does not differentiate between the process of ordinary law making and process of amendment of constitution, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रक्रिया से सामान्य कानून बनाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन भी कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि संविधान में संशोधन करना क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशंस फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि सबसे पहला और कोर जो बेस है, कोर जो कॉन्सेप्ट है इस चीज का, वो क्या है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों एक होती है, ठीक है। एक ही प्रक्रिया से सामान्य कानून बनाया जाता है और उसी प्रक्रिया का पालन करके और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया जाता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें या समझना चाहें कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। वहां पर अपन लोग देखते हैं कि जैसे इजीली एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, वैसे इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या कर दिया जाता है, अमेंडमेंट कर दिया जाता है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुए हमारे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जिनमें इजीली चेंज किया जा सकता है, इजीली जिसको चेंज किया जा सकता है। चलिए, फ्लेक्सिबल जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल के ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजिड। ठीक है, दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या है, जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता है, जिसको आसानी से बदलना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का प्रोसेस अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है फ्रेंड, वहां पर हमने देखा था फ्लेक्सिबल में ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस दोनों क्या है, सेम है, यानी कि एक ही प्रोसेस से ऑर्डिनरी लॉ बनता है और उसी प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का प्रोसेस अलग दिया हुआ होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस अलग दिया होगा। एक स्पेसिफिक प्रोसेस होगा, उस स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही क्या किया जा सकता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। वो आसानी से चेंज नहीं होते, वो आसानी से अपने आप में किसी भी तरीके का चेंज लेकर के नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, रिजिड अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इतनी आसानी से जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तब से अगर देखें तो राइट नाउ अभी तक मोटे मोटे तौर पर ऑलमोस्ट 27 जो है वो अमेंडमेंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 235 ईयर्स में ओनली 27 अमेंडमेंट्स हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के हुए, दो टाइप के हुए, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लचीले संविधान, और दूसरा जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दृढ़ संविधान। लचीला जैसा कि हमने देखा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस दोनों में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं करते, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस देते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस दोनों सेम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल मानते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वर्ड इटसेल्फ है ना, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वर्ड अपने आप में बता रहा है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करना है या किसी भी तरीके का चेंज करना जो है वो बहुत आसान प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग का प्रोसेस अलग देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस अलग देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए एक स्पेसिफाइड प्रोसेस जो है वो बताते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करके ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल में हमने देखा यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है इस रिगार्डिंग थोड़ा सा हमको यूनिक देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिक किस सेंस में देखने को मिलता है कि ना तो हम लोग ब्रिटेन की तरफ बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं और नहीं यूएसए की तरफ पूरी तरीके से रिजिड है। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें वेरी इजीली जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए वही प्रोसेस फॉलो करना होता है जो प्रोसेस ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ अपन लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए हमको एक स्पेसिफाइड प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, इस स्पेसिफाइड प्रोसेस को फॉलो करके ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जैसे अपन लोग देखते हैं कि स्पेसिफाइड अगर हम लोग करें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट करता है या ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो कि स्टेट की अथॉरिटी को डाइल्यूट करता है, स्टेट की अथॉरिटी को कम करता है, ठीक है, ऐसे किसी प्रोविजन में अमेंडमेंट हमको अगर करना है तो ऐसे किसी भी प्रोविजन में अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उस स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करके ही जो है ना ऐसे किसी प्रोविजन में हम लोग अमेंडमेंट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग देखें तो किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, किसी भी देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उस देश के हिस्ट्री से, उस देश की फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो हम पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाकर के जब हम लोग देखेंगे तो पर्टिकुलरली हम अगर बुद्धा की बात करें या बुद्धिज़्म की बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुद्धा ने अपने बुद्धिज़्म में जो है क्या किया है, मिडिल पाथ को जो है प्रोपोगेट किया है। उन्होंने बोला है कि हमको किसी भी एक्सट्रीम से बचना है। ठीक है, किसी भी एक्सट्रीम की तरफ हमको नहीं जाना है, न तो बहुत ज़्यादा है ना हार्डशिप में जाना है और न बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में जीना है। हम क्या करें, मिडिल पाथ पे चलें और मिडिल पाथ को जो है फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धा की इसी सीख को, बुद्धा की दी हुई कही हुई इसी बात को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने भी अच्छे तरीके से उसको समझा। ठीक है, इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि किसी भी एक एक्सट्रीम की तरफ जाने की बजाय हमने क्या किया, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही कई चीज़ें आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को और देखने को मिलेगी जिनको हमारे हिस्ट्री ने, हमारे फिलोसफी ने अफेक्ट करने का काम किया है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे नेक्स्ट अपन लोग जो है ग्राउंड को डिस्कस करते हैं। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर हम लोग देखेंगे कि काय के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करने का काम कर रहे हैं। इस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, पहले होते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर अभी सिर्फ हम लोग समझें कि भाई इस ग्राउंड के ऊपर कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए, अब यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल में डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनको हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। चलिए, बिल्कुल सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर किसको दे देते हैं, सेंटर को दे देते हैं। सारी की सारी पावर जो है किसको दे देते हैं, सेंटर को दे देते हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सच कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच असाइंस ऑल अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि ऐसे संविधान जो सारी शक्ति किसको प्रदान कर देते हैं, केंद्र सरकार को प्रदान कर देते हैं, उसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी, यानी कि एकात्मक संविधान। हिंदी में हम क्या कहेंगे, एकात्मक। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि जो दूसरा फीचर होता है, जो यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, जो प्रशासन की इकाई, प्रशासनिक इकाइयाँ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर राज्य बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में काउंटी बोला जाता है। ठीक है, अगर अदर जगह पे अलग अलग वर्ड, जैसे पाकिस्तान में प्रोविंस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर दी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केवल वही अथॉरिटी यूज कर सकते हैं जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डेलीगेट करता है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डेलीगेट करेगा वही अथॉरिटी वो यूज कर पाएंगे। यानी कि यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी अथॉरिटी को यूज करने के लिए किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगा वही अथॉरिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अथॉरिटी जब चाहे उनसे वापस भी ले सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो यूनिट्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे आर डिपेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो जो स्टेट है वो यूज करेंगे, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ उनको यूज करने की कंडीशंस भी वो लगा रहा है, और जब चाह रहा है तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से उसको वापस भी ले रहा है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो स्टेट्स अपनी अथॉरिटी के लिए पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस में हम लोग देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन होता है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का होता है। ठीक है, जो रिलेशन होता है वो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का होता है। ठीक है ना, जैसे अपन लोग देख रहे हैं ना कि
मालिक होता है और एक नौकर होता है, ठीक है। अब नौकर मालिक के पास जाता है, मालिक से बोलता है कि मेरे को कुछ ज़रूरी काम है, छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। अब मालिक की अगर इच्छा होगी, मर्जी होगी तो वो छुट्टी देगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं देगा, ठीक है। यानी कि जो नौकर है वो क्या है, मालिक के ऊपर निर्भर है। मालिक ने अगर बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ये काम इतना ज़रूरी है जिसके लिए तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत हो, ठीक है, तब फिर जो नौकर है उसको मालिक की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रिलेशंस होते हैं वो यूनिट्स के लिए सबऑर्डिनेट वाले होते हैं। यहाँ पर यूनिट्स का स्टेटस जो है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट का होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच के रिलेशंस सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बन जाते हैं। यानी कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि उसको कोई अथॉरिटी नीचे यूनिट्स को प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस हद तक करनी है, और जब चाहेगा तब वो उसको वापस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस में, एकात्मक संविधानों में राज्य सरकारें अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए केंद्र के ऊपर निर्भर होती हैं, इसीलिए इन सरकारों को हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एकात्मक संविधान। चलिए फ्रेंड्स, एकात्मक संविधानों की अगर हम लोग बात करें तो एकात्मक संविधान का सबसे जो बेहतर उदाहरण हमारे सामने आता है, जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, दैट इज ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में यही है, ठीक है। सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिनको वहाँ पर काउंटीज कहा जाता है, काउंटीज किन किन अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस या एकात्मक संविधानों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। किन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो क्या करते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो यूनियन और स्टेट के बीच में अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे क्या कर देते हैं, शक्ति को बांट देते हैं। ये तय कर देते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो अथॉरिटी है वो किसके पास रहेगी, यूनियन के पास रहेगी, और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग जो है वो अथॉरिटी स्टेट्स के पास रहेगी। यानी सीधे सीधे एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, एक पिता है, ठीक है, एक पिता है, पिता के दो पुत्र हैं, ठीक है। पिता ने दोनों पुत्रों के बीच में क्या कर दिया, संपत्ति का बंटवारा कर दिया, ठीक है। दोनों को बोल दिया कि भाई ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को अपनी अपनी जमीन जोतनी है, दोनों को अपनी अपनी जमीन का काम करना है, ठीक है। बड़े बेटे को छोटे बेटे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, और छोटे बेटे को बड़े बेटे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में इसी तरीके से बंटवारा कर देते हैं, बांट देते हैं, तय कर देते हैं कि ये विषय जो है वो संघ सूची के होंगे, और संघ इसके ऊपर या यूनियन जो है इसके ऊपर लॉ बनाने का काम करेगा, और ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है, स्टेट्स के हैं, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्यों को होगा, प्रांतों को होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन और स्टेट के बीच में क्या कर देते हैं, अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं, अथॉरिटी को बांट देते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या परिसंघीय संविधानों के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या आती है, चाहे वो यूनियन हो या फिर स्टेट हो, ठीक है, यूनियन हो या स्टेट हो, दोनों की अथॉरिटी जो है वो कहाँ से आती है, दोनों की अथॉरिटी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, परिसंघीय संविधानों की हम लोग बात कर रहे हैं। परिसंघीय संविधानों के अंतर्गत जैसा कि अभी अपन लोगों ने देखा, जैसा कि अपन लोग देख रहे हैं, ऐसे संविधान जो है ना यूनियन और स्टेट्स के बीच में अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड कर देता है कि कौन सी अथॉरिटी यूनियन के पास रहेगी, कौन सी अथॉरिटी स्टेट के पास रहेगी, ठीक है। दोनों के एरियाज जो हैं वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, स्पेसिफाइड हो गए हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या होती है, चाहे वो यूनियन हो या फिर वो स्टेट हो, ठीक है, दोनों की अथॉरिटी जो है, दोनों की अथॉरिटी डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। यानी कि अगर यूनियन को सारी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है तो उसी तरीके से स्टेट को भी सारी अथॉरिटी या शक्ति जो है वो सीधे कहाँ से मिल रही है, संविधान से मिल रही है। यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज सेम, यानी कि संघ और राज्य दोनों की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, एक समान है, ठीक है ना। इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच के जो रिलेशंस होते हैं, जो दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों का स्टेटस क्या होता है, इक्वल होता है।
यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट यानी उच्चस्थ और अधीनस्थ वाली बात नहीं होती है, ठीक है। दोनों के संबंध जो है वो क्या होते हैं, समान स्तर पर होते हैं और दोनों के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही शक्ति का स्रोत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो इकाइयाँ होती हैं उनका दर्जा थोड़ा सा बेहतर होता है, उनकी स्थिति जो है वो एकात्मक संविधानों की तुलना में बेहतर होती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो परिसंघीय संविधानों का सबसे बेहतर उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में वो हमारे सामने उभर करके आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी अगर अपन लोग देखें तो इस क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इंडिया की पोजीशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी इंडिया की पोजीशन जो है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे देखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बेसिस पे भी जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन यूनिक थी। हमने देखा था कि ना तो हम फ्लेक्सिबल हैं पूरी तरीके से, ना हम पूरी तरीके से रिजिड है, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक इसी तरीके की चीज़ जो है वो हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलती है, न तो हम पूरी तरीके से यूनिटरी हैं और ना ही पूरी तरीके से हम लोग फेडरल हैं, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिटरी फीचर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, यूनिटरी फीचर्स बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अपन लोग देखते हैं, है ना, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, यानी कि एकल नागरिकता है ना। एकल नागरिकता का मतलब जैसे हमसे अगर पूछा जाता है कि भाई हम कहाँ के सिटीजन हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं, तो हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि भाई मैं दिल्ली का नागरिक हूँ या बिहार का नागरिक हूँ या उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, ठीक है, हम कहते हैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यही होता है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है, यानी कि जो अमेरिका का नागरिक होता है वो अमेरिकन नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जिस राज्य में वो रह रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, दोहरी नागरिकता, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है, हमने एक हरी नागरिकता को रखा है। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, यानी कि नीचे अपन लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। नीचे का कोर्ट कोई डिसीजन देता है, दोनों पार्टीज में से किसी को डिससेटिस्फेक्शन होता है तो वो हाई कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट से डिससेटिस्फेक्शन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। लेकिन फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहाँ पर जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं होता है, ठीक है। स्टेट का जुडिशरी अलग होता है और फेडरल जुडिशरी अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब इंडियन फेडरलिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अभी अपन लोग इतना समझ लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर भी वो यूनिक पोजीशन पोजेस करता है और इट इज़ आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी क्या है, इसी तरीके से एक यूनिटरी फीचर है। कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो क्या है, फेडरल है। जैसे अपन लोग देखते हैं 7th शेड्यूल है, हमारी 7वीं अनुसूची है, ठीक है। ये 7वीं अनुसूची जो है वो क्या करता है ये 7वीं अनुसूची जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में अथॉरिटी को डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे हुए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी जो है वो है ना सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे हुए हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेशन करने या लॉ बनाने की अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। तो यहाँ पर अपन लोग देखें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस सेंस में भी जो है एक यूनिक पोजीशन जो है पोजेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ग्राउंड्स हम लोगों ने देखे। पहला ग्राउंड हम लोगों ने देखा क्या था, ओरिजिन था, ओरिजिन की बेसिस पे 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन देखे, है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरा जो ग्राउंड देखा चेंजेबिलिटी देखा, चेंजेबिलिटी की बेसिस पे भी 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन देखे। और तीसरा हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, तो उस बेसिस पे भी हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, एट लास्ट इस लेक्चर को समअप करते करते हम लोग देख लेते हैं कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो इन जनरली अगर हम लोग देखें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सम फीचर्स, ठीक है, जिनकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सके कि भाई कौन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन नहीं है। बट
मोटा मोटा जिन चीज़ों को लेकर के कॉन्सेंसस है, जिस चीज़ को लेकर के जो है वो है ना एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों का होना जरूरी है, तो ऐसे कुछ फीचर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ऐसे फीचर्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमको दिखता है दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज़ को लेकर के होनी चाहिए? लैंग्वेज जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, प्रोविजंस में किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए, कोई भी इंडिविजुअल जब उसको पढ़े तो वो समझ पाए कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए होते हैं, सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, उनके प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जो आसानी से कोई भी एक लेमैन, कोई भी एक कॉमन पर्सन समझ सके, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा जो है वो लैक करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि इसका लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, इसमें काफ़ी लीगल जो है लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, और इसीलिए क्रिटिक्स जो है उसको क्या कहते हैं, इसको हेवंस ऑफ लॉयर्स कहते हैं, ठीक है, लॉयर्स पैराडाइज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, लॉयर्स पैराडाइज के नाम से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है क्या होता है, मीडियम साइज, ठीक है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय इन लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन न तो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स। वहीं अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट इज़ वेरी लेंथीएस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसा कि अपन लोग देखते हैं कि इट इज़ लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो किसी भी आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती है। साइज क्या होना चाहिए? मिड होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए? प्रोविज़न फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, प्रोविज़न फॉर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं तो इस बात को स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं, हम शुरू लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई स्टेट जो है, स्टेट इज़ ह्यूमन एसोसिएशन, स्टेट में, स्टेट की सभी एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो क्या है? ह्यूमन है, ठीक है। तो इस ह्यूमन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना, उसको सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ताकि उन बेसिक राइट्स को वो एंजॉय कर सके, वो अपना इंडिविजुअल का, अपना पर्सनल डेवलपमेंट को जो है वो इंश्योर कर सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं है या उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है तो डेफिनेटली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स एश्योर किए गए हैं, ठीक है। लेक्चर बाय लेक्चर जब हम आगे बढ़ेंगे, जब फंडामेंटल राइट्स में पहुंचेंगे तो वहाँ पर उन सभी राइट्स को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एट लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज चेंजेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे देखा है कि भाई टाइम बदलेगा, टाइम के साथ नीड्स बदलेंगी, लोगों का थॉट बदलेगा, ओपिनियन बदलेगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, एक्सपेक्टेशंस चेंज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दैट केस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए जो है वो जगह होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस उसको चेंज किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कुछ बेसिक कोर इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है, ठीक है। बार बार मैं आपसे कहता रहा हूँ, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो इनिशियल लेक्चर्स हैं ये कोर बेसिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस्ड हैं। ये बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे तो आगे फर्दर एडवांस लेक्चर्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगी। थैंक यू।